नारुतो की स्टोरी शुरू होती है उसके बचपन से, जब वो अपने गांव में हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता था, जैसे हुकागे स्टैचूज पर पेंट करना। लेकिन नारुतो गांव के सबसे रिस्पेक्टफुल लोगों की डिसरिस्पेक्ट क्यों करता था? क्योंकि नारुतो को खुद कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली। उसके नाइन टेल्स फॉक्स जिंचूरी की होने की वजह से लोग उसे डरते थे, लोग उसे अवॉइड करते थे, उसको बस एक अनोयंस की तरह देखते थे। और जब एक बच्चे को इग्नोर करा जाता है, कभी प्यार भरा अटेंशन नहीं मिलता उस बच्चे को, तो वो नेचुरली दूसरे तरीकों से अटेंशन सीख करना चालू कर देता है। नारुतो के लिए परेशानी बनकर अटेंशन पाना बेटर था इग्नोर होने से। सोच के देखो, अगर तुम इसकी जगह हो, लोग भले इसकी वजह से तुमको हेट करेंगे, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारी एग्जिस्टेंस को नोटिस तो करेंगे ना। इसीलिए नारुतो ऐसे एक्ट करता था। नारुतो का एक ड्रीम भी था हुकागे बनने का। अब ज्यादातर नारुतो फैंस इस ड्रीम को एक बड़ा एम्बिशन समझते हैं, एक अच्छी चीज, जो इवेंचुअली वो हो जाती है। लेकिन इस टाइम नारुतो के लिए हुकागे बनने का सपना सिर्फ एक डेस्परेट डिजायर थी। ऐसे मान लो कि वो ये कह रहा हो, तुम सब लोग मुझे इग्नोर करते हो ना, मुझे सिर्फ एक अनोयंस की तरह देखते हो ना, एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरी एग्जिस्टेंस एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। एक दिन मैं वो इंसान बनूंगा जिसकी तुम सबको सबसे ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। और वो इंसान इस गांव में था हुकागे। नारुतो का यह सपना शुरू में छुपा हुआ क्राई था फॉर लव और एक्सेप्टेंस, जो उसके अंदर की लोनलीनेस दिखाता है। नारुतो उज़ुमाकी की कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक ऐसे कैरेक्टर की जर्नी जो अपने सपने की तरफ बढ़ता है और रास्ते में कई ऐसे लोगों से मिलता है जो उसको एक लेजेंडरी इंस्पिरेशनल फिगर बना देते हैं। और ये सिर्फ एनिमे के कैरेक्टर्स की बात नहीं है, ये कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में भी लोगों को इंस्पायर करता है। और एनिमे खत्म हुए कई साल हो गए, लेकिन ये गुज्जर भाई का इम्पैक्ट आज भी जिंदा है। लोग आज भी इसकी कहानी से इंस्पायर होते हैं। इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि नारुतो के जो ट्रेड्स उसको एक इंस्पिरेशनल फिगर बनाते हैं वो कैसे आए। लेकिन ये सिर्फ प्रेज ओनली वीडियो नहीं है, जो तुम टाइटल देखकर समझ गए होगे। हम नारुतो के कैरेक्टर को एनालाइज तो करेंगे ही, और इस स्टोरी को क्रिटिसाइज भी करेंगे, क्योंकि नारुतो की स्टोरी जो सबसे बड़ी चीज दिखाना चाहती है ऑडियंस को, उसमें फेल हो जाती है। टू द पॉइंट कि नारुतो उज़ुमाकी का कैरेक्टर काफी हिपोक्रिटिकल लगता है। आगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले नारुतो के कैरेक्टर की वो चीजें डिस्कस करते हैं जो उसको एक इंस्पिरेशनल फिगर बनाती है। तो चलो मित्रों, शुरू करते हैं एक डीप डाइव नारुतो उज़ुमाकी के कैरेक्टर पर। नारुतो के जिस कैरेक्टर को हम जानते हैं जो दुनिया भर में फेमस है, उसको वैसा किसने बनाया? इरुका ने। जब भी लोग नारुतो की बात करते हैं, वो ज्यादातर वो सास्के, ककाशी या जिराया की बात करते हैं। इरुका का नाम कम लिया जाता है, पर नारुतो के कैरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बेस इरुका ने दिया है। इरुका ने अपने पेरेंट्स को नाइन टेल के अटैक में खोया। उसके पास काफी बड़ा रीजन था नारुतो से नफरत करने का, जैसे बाकी गांव वाले करते थे, लेकिन उसने अलग चॉइस ली। इसने नारुतो को एक जिंचूरी की तरह नहीं देखा, इंसान की तरह देखा। उसने नारुतो से नफरत करने के बजाय उसको समझा। नारुतो जो एक्ट आउट करता था, जो शरारत करता था, इरुका को पता था उसका रीजन, जैसा हमने बात करी थी, लोनलीनेस। और इसलिए उसने नारुतो को प्यार दिया, अटेंशन दी, और एक बच्चे की तरह ट्रीट करा। जब मिजुकी नारुतो को स्क्रोल चोरी करने के लिए मैनिपुलेट करता है, तब इरुका उसे बचाने के लिए आगे आता है। इरुका अपनी लाइफ डेंजर में डालकर उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था जिसमें नाइन टेल्स हैं, उसके पेरेंट्स का किलर। नारुतो ये सब देखता है, और जब उसे पता लगता है कि लोग उससे नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि वो नाइन टेल्स जिंचूरी की है, तब वो हिल जाता है। उस मोमेंट पर नारुतो का कैरेक्टर हमेशा के लिए टूट सकता था, इन कैरेक्टर्स की तरह ही, लेकिन वहां इरुका था। इरुका ने अपने एक्शंस और अपने वर्ड से नारुतो को एक बात समझाई कि नारुतो एक बच्चा ही है, चाहे वो जिंचूरी की हो, वो एक मॉन्स्टर नहीं है। नारुतो जिसने अपनी जिंदगी लोनलीनेस में जी है, जिसके पास कोई परिवार नहीं था, ये बहुत बड़ी बात थी। नारुतो वो स्क्रोल यूज करके शैडो क्लोन सीख लेता है और इरुका को बचाता है, और इस मोमेंट में नारुतो के लिए इरुका फादर फिगर बन जाता है। और इस बॉन्ड का क्लाइमैक्स हमें सीरीज के एंड में दिखता है, जब नारुतो अपनी शादी में इरुका को अपने फादर की तरह इनवाइट करता है।
ねえかな。 ये मोमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीन नारुतो के कैरेक्टर को उसके सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स देता है, एम्पैथी और बिलीफ। जो मीम्स में लोग टोकनो जुट्सु कहते हैं, नारुतो का विलन से बात करके उनको बदल देना, ये सब इरुका की वजह से पॉसिबल है। नारुतो हर इंसान, हर विलन्स के एक्शन के पीछे के रीजन समझने की कोशिश करता है। उसने पेन और ओबिटो जैसे विलन्स के दर्द को समझा, उनसे कनेक्ट करा, क्योंकि नारुतो को पता था कि दर्द इंसान को मॉन्स्टर बना सकता है, पर उनके दर्द को समझना, उनसे एम्पैथाइज करना, उनको दिखाना कि उनके पास और चॉइसेस भी हैं, उनको वापस इंसानियत दे सकता है। और ये सब नारुतो ने इरुका से सीखा। इरुका ने नारुतो को उसके एक्शन के बेसिस पर जज नहीं करा, उनका रूट कॉज समझा और एम्पैथी दिखाई। 苦しかったんだよな。苦しかったんだよな。 इस वजह से नारुतो वो नारुतो बन सका जिसे हम जानते हैं। नारुतो के कैरेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी एम्पैथी, और वो एम्पैथी नारुतो को दी इरुका ने। फिर नारुतो की लाइफ में आते हैं टीम 7, सास्के, साकुरा और काकाशी। और मुझे काकाशी पसंद है, लेकिन सास्के और साकुरा प्लीज उन पर वीडियो बनाने की मत बोलना। वैसे इसके लिए तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सास्के फैंस तुम टेंशन मत लो। जो भी इंपॉर्टेंट बात है सास्के कैरेक्टर्स के बारे में वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, और जो बची होंगी वो आगे इटाची पर वीडियो बनाकर। सो सिट टाइट, स्पेयर मी अ लाइक। सास्के का कैरेक्टर नारुतो का टोटल अपोजिट था। नारुतो इग्नोर्ड, अनवांटेड अंडरडॉग। सास्के लव्ड बाय मासेस, वांटेड, नेचुरली टैलेंटेड। और आइसिंग ऑन द केक, नारुतो जिस लड़की को पसंद करता था वो सास्के को पसंद करती थी, और उनकी राइवलरी चालू हो गई। लेकिन उनके डिफरेंसेस के बाद भी काकाशी ने उन दोनों को एक बड़ा लेसन दिया, टीम वर्क। चाहे इनकी एक दूसरे से बिल्कुल ना बने, लेकिन काकाशी की ट्रेनिंग ने उनको सिखाया कि एक टीम की तरह कैसे काम करना है। और ये लेसन काम आता है ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर, जब नारुतो और सास्के ऑलमोस्ट अपोजिट चीजों के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक टीम की तरह काम कर पाते हैं। But those who abandon their friends are worse than scum. फिर आता है टीम 7 का मिशन, लैंड ऑफ द वेव्स आर्क। ब्रिज बिल्डर ताजुना को प्रोटेक्ट करते हुए उसके घर तक ले जाना होता है उन्हें। और इस आर्क में नारुतो के कैरेक्टर की नेक्स्ट बड़ी डेवलपमेंट होती है। इस मिशन में टीम 7 की कॉन्फ्रंटेशन होती है जाबुजा और हाकू से। जाबुजा एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन जो तानुजा को मारने आया था। यहाँ पर नारुतो को पहली बार समझ आता है कि निंजा की लाइफ कितनी डेंजरस है और ब्रूटल है। और हाकू जाबुजा का कंपेनियन था, एक बंदा जिसको उसके लोगों ने अबैंडन कर दिया था। जाबुजा ने उसको अपने साथ रखा और उसकी केयर करी। इस वजह से हाकू जाबुजा के लिए डीपली डिवोटेड था, भले ही जाबुजा उसको बस एक टूल की तरह देखता था। बैटल के क्लाइमैक्स में जब काकाशी जाबुजा को मारने वाला होता है, हाकू जाबुजा के लिए अपनी जान दे देता है। हाकू का डिवोशन इतने एक्सट्रीम में देखने के बाद भी जाबुजा ने हाकू के लिए कोई केयर नहीं दिखाई। उसका एटीट्यूड कूल और डिटैच ही था। यह बात नारुतो को सही नहीं लगी। नारुतो की एम्पैथी, जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो उस मूवमेंट पर आगे आती है। नारुतो को अनएक्सेप्टेबल लगता है कि जिस बंदे के लिए हाकू पूरी लाइफ जीता था, उस बंदे ने हाकू के लिए कुछ फील तक नहीं करा। नारुतो जाबुजा के सामने हाकू की फीलिंग्स एकदम रॉ, एकदम डायरेक्ट रख देता है। और यहाँ से शुरू होता है नारुतो का लेजेंडरी टोकनो जुट्सु। नारुतो के वर्ड जाबुजा का पर्सोना तोड़ देते हैं। जाबुजा के अंदर की रियल फीलिंग्स, जो शायद वो खुद भी नहीं समझता था, बाहर आ जाती हैं। जाबुजा को रियलाइज होता है कि वो भी हाकू की केयर करता था, बहुत ज्यादा डीपली। और उस रियलाइजेशन के बाद इंजर्ड हालत में जाबुजा उन लोगों को मार देता है जिन्होंने उसे हायर करा था, क्योंकि उन्होंने हाकू की डेथ का मजाक बनाया था। जाबुजा और हाकू दोनों एक साथ मर जाते हैं। इस आर्क में नारुतो दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखता है। पहली, बॉन्ड्स मैटर। केयर और बॉन्डिंग एक लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं, और जब लाइफ मीनिंगफुल होती है
तब इंसान में एक अलग ही स्ट्रेंथ आ जाती है। और दूसरी, उसकी सबसे बड़ी लर्निंग, नो वन इज बियॉन्ड रिडम्पशन। जो लेसन नारुतो ने इरुका से ऑलरेडी सीखा था कि जो लोग एक्ट आउट करते हैं उनका दर्द समझने से वो बदल सकते हैं, जैसे नारुतो बदला था। ये बात इस आर्क में नारुतो के लिए एकदम क्लियर हो जाती है। जाबुदा जैसा बंदा बियॉन्ड रिडम्पशन लगता था, वो भी चेंज हो गया, बस एक इंसान की एम्पैथी के दम पर। और ये मूवमेंट नारुतो के बिलीफ सिस्टम की फाउंडेशन बन जाती है। नारुतो के लिए कोई भी इंसान बदल सकता है, ये बात सेट्स इन स्टोन। आते हैं गारा की स्टोरी पर। गारा की स्टोरी नारुतो की स्टोरी है, अगर उसकी लाइफ में इरुका जैसे लोग नहीं होते। नारुतो जो एक ऑलरेडी एम्पैथेटिक कैरेक्टर है, गारा से एक अलग लेवल पर ही एम्पैथाइज कर पाता है। गारा को भी लोगों ने उसके जिंचुरी की होने की वजह से मॉन्स्टर समझा, लेकिन नारुतो के अपोजिट जिसने लोगों की दी हुई आइडेंटिटी के खिलाफ रेबल करा, गारा वो मॉन्स्टर बन गया जो लोग उसे कहते थे। उसने लोगों की बातें मान ली, उनके खिलाफ रेबल नहीं करा, उनके खिलाफ फाइट नहीं करी और अपनी वो फीलिंग्स दबा दी जो प्यार और एक्सेप्टेंस मांगती थी। और ये दबे हुए इमोशंस उसे वायलेंट बनाते गए। रॉक ली के फाइट के टाइम ये चीज खुलकर सामने आती है जब गारा की ईगो हर्ट हो जाती है और वो डी को ब्रूटली मारना शुरू कर देता है। आगे ओरोचिमारू गारा को एज अ वेपन की तरह यूज करता है और फिर होती है नारुतो और गारा की फाइट। जब नारुतो के सामने गारा की लोनलीनेस की सच्चाई सामने आती है तो नारुतो उसकी लाइफ बदल देता है। नारुतो समझाता है उसे कि वो भी अकेला था, उसको भी सबने इग्नोर करा, लेकिन उसके बाद भी उसकी लाइफ में ऐसे लोग आए जिन्होंने उसको एक्सेप्ट करा, उसे एक इंसान और एक बच्चे की तरह देखा। あの地獄から救ってくれた。俺の存在を認めてくれた。 गारा के आसपास भी ऐसे लोग थे, लेकिन वो अपनी हेट्रेड में इतना खो रखा था, अपनी मॉन्स्टर वाली आइडेंटिटी एम्ब्रेस करने के चक्कर में उसको ये दिख ही नहीं रहा था। गारा के अंदर यहाँ चेंज की स्पार्क जागती है, एक उम्मीद की शायद वो एक दिन नारुतो की तरह बन सकता है, उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और इस मोमेंट से गारा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप होता है। वो एक मॉन्स्टर से अपने गांव का लीडर काजिकागे बन जाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई क्योंकि एक बंदे ने उससे एम्पैथाइज करा। नारुतो गारा के लिए वो इंसान बन जाता है जो इरुका नारुतो के लिए था। गारा उसको बाप नहीं मानता, लेकिन यू गेट द पॉइंट। फिर आते हैं आइकॉनिक मोमेंट नारुतो की जर्नी में, उसकी और सास्के की पहली बड़ी लड़ाई। सास्के अपने गांव, अपनी टीम और अपने दोस्तों को छोड़कर ओरोचिमारू के साथ जाने का फैसला करता है। नारुतो के लिए डेस्परेट अटेम्प्ट था अपने सबसे अच्छे दोस्त को रोकने का। अभी तक के अपने एक्सपीरियंसेस के बाद ही नोस कि ही कांट गिव अप ऑन द बॉन्ड्स ही हैज। सास्के लेकिन रेडी था सब कुछ छोड़ने के लिए। ये चॉइस उसके पास्ट, उसके दर्द और उसके रिवेंज की भावना से निकली थी। उसके अंदर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और डिटर्मिनेशन उससे कह रही थी कि ये दोस्ती और ये बॉन्ड्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। नारुतो ऑन अदर हैंड ये सब नहीं मानता, एंड वी नो हाउ ही सीज बॉन्ड्स एंड कनेक्शंस। नारुतो और सास्के दोनों ब्रूटली लड़ रहे होते हैं। नारुतो सास्के से कह रहा था कि मत जा, लेकिन सास्के के लिए ये फाइट बन जाती है अपनी डिटर्मिनेशन को प्रूव करने का। नारुतो सास्के से एम्पैथाइज करता है, लेकिन सास्के यहाँ ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जो नारुतो की एम्पैथी को नहीं समझता। उसके लिए ऐसा इंसान जिसका परिवार कभी था ही नहीं, अपने परिवार को खोना क्या होता है वो पेन कभी समझ ही नहीं सकता। जब तुम किसी से एम्पैथाइज कर रहे होते हो तब वो बंदा उसको किस तरह से देखता है ये उस बंदे पर डिपेंड करता है। सास्के शुरू से मान के बैठा था कि वो नहीं समझना चाहता कि कोई और चॉइस सही है उसके लिए, या लोग उसके पेन को समझ सकते हैं। उसकी रिवेंज वाली फीलिंग सबसे स्ट्रांग थी जो उसको ब्लाइंड कर देती है। सास्के नारुतो को हराता है और चले जाता है, और नारुतो हार कर एक चीज रियलाइज करता है कि हर किसी को तुम अपनी तरफ नहीं खींच सकते। लेकिन क्या नारुतो इस चीज को मान जाता है? जी नहीं। वो डिसाइड करता है कि अगर वो किसी को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा तो उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बंदों को सही रास्ता दिखाने में, और उसको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा जो ये इम्पॉसिबल सा काम कर सके। नारुतो की जर्नी में एक बहुत बड़ा मूवमेंट तब होता है जब वो मिलता है जिराया से, और जिराया बिकम्स हिज मेंटोर। वो नारुतो की बहुत केयर करता था। वी नो व्हाई आगे।
नहीं भूला मैं जिराया के बारे में, टेंशन मत लो। बीच में मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि पूरा सेगमेंट लगेगा जिराया की इंपॉर्टेंस दिखाने में, और एक ही बार में निपटा देते हैं। बीच बीच में काट के बताना पड़ता वरना अजीब रहता वो। जिराया एक लेजेंडरी निंजा था जो एक पैराडॉक्सिकल फिगर था। एक तरफ वो एक प्रैंकस्टर था, काफी परवी इंसान था, दूसरी तरफ वो एक डीप और वाइज बंदा भी था। और जब जिराया नारुतो को अपना स्टूडेंट बनाता है तो फिजिकली के साथ साथ नारुतो की अंदर से भी काफी ग्रोथ होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिराया ने नारुतो को ये समझाई कि कभी भी अपनी असली आइडेंटिटी को डिनाई नहीं करे। नारुतो के पास पावर थी जो किसी और के पास नहीं थी, 9 टेल्स का चक्रा, लेकिन वो काफी टाइम तक उसे डिनाई करता था। जिराया ने उसकी हेल्प करी वो पावर एक्नॉलेज करने में, और अब वो हुकागे बनना चाहता है, नॉट एज अ क्राई फॉर एक्सेप्टेंस बट एज हिज ड्रीम। जिराया भी नारुतो के लिए एक फादर फिगर बन जाता है। और फिर नारुतो के लिए जिराया का लॉस, जब जिराया अपने मिशन के दौरान मारा जाता है, नारुतो ने इस ट्रेजेडी में अपने फादर फिगर को खो दिया। नारुतो का ये पहला बड़ा लॉस था, लेकिन अभी तक की अपनी ग्रोथ के बाद वो इस चीज से दबने की जगह जैसे सासके दब गया था, इमोशनली ग्रो करता है। जिराया के जाने के बाद नारुतो सिर्फ अपने मेंटोर को याद नहीं करता, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। नारुतो को अपने लव्ड वंस को जिंदा रखना था, उनकी टीचिंग्स और उनका टाइम याद रखकर। इसके बाद जो जर्नी डिफाइनिंग मूवमेंट होती है नारुतो की, उसकी कॉन्फ्रंटेशन पेन से। पेन या फिर नागिटो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने अपनी जिंदगी की हर एक ट्रेजेडी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया था, और उसकी ट्रैजिक सिचुएशन से उसके गोल्स निकले थे। उसको लगता था कि लोग एक दूसरे का दर्द नहीं समझ सकते, एम्पैथेटिक नहीं हो सकते। So we believe that human beings simply cannot understand each other, and they never will. तो वो पूरी दुनिया को एक जैसी पेनफुल मूवमेंट देगा, This world shall know pain. जिसके बाद में लोग काइंड ऑफ एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक पीसफुल सिचुएशन क्रिएट होगी। और नारुतो को बिलीव था कि दुनिया को लव और एम्पैथी से बदला जा सकता है, जो उसने अपने मेंटोर से सीखा था, स्पेशली इरुका। वी अप्रिशिएट इरुका ऑन दिस चैनल। पेन नारुतो को काफ़ी चैलेंज करता है। नारुतो ने बहुत सफ़र करा, लेकिन ही बिलीव्ड कि लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। उसने वो एक्सपीरियंस करा था, और पेन का ह्यूमन एम्पैथी पर विश्वास ही नहीं था। इन दोनों की लड़ाई होती है। पेन और नारुतो के बीच की ये फाइट दोनों सफरिंग से कैसे डील करते हैं, इस चीज की भी फाइट थी। नारुतो इवेंचुअली पेन को हराता है, लेकिन पेन को मारने का डिसीजन नहीं लेता। इंस्टेड नारुतो पेन की स्टोरी सुनता है। नारुतो को समझ आता है कि पेन अपनी सबसे बड़ी ट्रेजेडी के बाद अपनी आइडियोलॉजी में फंस गया था, और वो चाहता था कि दुनिया के सब इंसान उसके दर्द को समझें। हम सबको एक मेजर पेनफुल मोमेंट के बाद अपनी ह्यूमैनिटी को फिर से ढूंढना पड़ता है एक्टिवली, वरना हम उस दर्द में खो सकते हैं। नागिटो के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन नारुतो नागिटो को चेंज क्यों कर पाया? क्योंकि नारुतो दुनिया को लेकर ऑप्टिमिस्टिक तो था, लेकिन वो इग्नोरेंट नहीं था। नारुतो ने दुनिया की वजह से बहुत दर्द झेला, लेकिन फिर भी वो यहाँ नागिटो के सामने खड़ा होकर दिखा सकता है कि लोगों में एम्पैथी होती है। लोग एक दूसरे का दर्द बिना उस दर्द से गुजरे हुए भी समझ सकते हैं। इरुका और जिराया जैसे भी लोग होते हैं। नारुतो नागिटो के पेन को अच्छे से समझता था, और नागिटो को मानना पड़ता है कि वो गलत था। लोग एम्पैथेटिक हो सकते हैं, लोग नारुतो जैसे भी होते हैं। ये बात नागिटो को एक नया पर्सपेक्टिव देती है, और ही चेंजेस जब वो प्रूव करता है अपनी लाइफ देकर विलेज के लोगों को जिंदा करने के लिए। इसके बाद नारुतो बिकम्स हीरो ऑफ हिडन लीफ। अब वो मॉन्स्टर नहीं था लोगों के लिए, जो नारुतो सही में था अब वो लोगों को दिख गया था, अ हीरो। जो काइंड ऑफ नागिटो की आइडियोलॉजी प्रूव करती है कि बिना दिक्कत और दर्द के लोगों को सही आदमी की पहचान नहीं हुई। ओनली आफ्टर दिस ट्रेजेडी लोगों को पता चला कि ये सही आदमी है, लेकिन वी वोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज़ इट्स नाउ कुरामा टाइम बेबी। कुरामा जो नारुतो के अंदर बंद था, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपने दर्द और अपनी हेटरेट से पूरी दुनिया को देखता था। वो दुनिया से नफरत करता था क्योंकि ही वॉज ओनली यूज्ड एज अ वेपन, एज अ टूल। और जब नारुतो उसकी पावर यूज करता है तो वो नारुतो से भी नफरत करता है।
क्योंकि एक तरह से वो नारुतो को भी ऐसे देखता है कि ये भी मेरे को एज ए टूल ही यूज़ कर रहा है। और नारुतो भी कुरामा की पावर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन कभी उसने एफर्ट नहीं दिया कुरामा को समझने का, जो हमें भी दिखाता है कि हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझना नहीं चाहते। नारुतो कुरामा की पावर को अपने टारगेट, अपने गोल्स के लिए यूज़ करता था, लेकिन जो एम्पैथी और एम्पैथेटिक हीरो वो सबके लिए था, वो कुरामा के लिए नहीं था, जिस वजह से ये एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। नारुतो को कुरामा से हेट थी क्योंकि वो रीज़न था जिसकी वजह से नारुतो की लाइफ खराब थी, उसका बचपन खराब था। तो इट बिकम्स हार्ड फॉर हिम टू एम्पैथाइज विद अ पर्सन क्रीचर लाइक दैट। लेकिन नारुतो अपनी ग्रोथ के बाद ये बात रियलाइज़ करता है कि वो हिपोक्रेट ही है। अगर वो कुरामा के साथ ऐसा नहीं कर रहा तो वो आता है उससे बात करने के लिए, उसे समझने के लिए। और नारुतो रियलाइज़ कि कुरामा भी विक्टिम ही था। कुरामा ने नारुतो की लाइफ का हर एक सेकंड देखा था, तो ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड नारुतो वेल इनफ। और जब नारुतो ये बात प्रूव कर देता है कुरामा को कि वो कुरामा को एज अ टूल यूज़ नहीं करना चाहता बट एज अ फ्रेंड अपने साथ रखना चाहता है, तो उनका नया रिलेशनशिप चालू हो जाता है, जिसने नारुतो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी। फिजिकली तो हाँ, लेकिन सोचो, जो एक आवाज़ उसके अंदर थी जो उसके खिलाफ बोलती थी, वो अब उसके साथ हो गई थी। तुम ही सोचो, जो इंसान ये कर पाए उसको मेंटली कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब बात करते हैं नारुतो और ओबीटो की। ओबीटो उचिहा एक बंदा जो पहले एक इनोसेंट ड्रीमर था, जो हुकागे बनने का सपना देखता था नारुतो की तरह, लेकिन वी नो वेयर ही एंडेड अप। लेकिन नारुतो का एक एम्पैथेटिक कैरेक्टर होने की वजह से वो ओबीटो को सिर्फ एज अ विलन देख ही नहीं सकता था, स्पेशली तब जब ओबीटो नारुतो ही था, अगर उसकी लाइफ में सही टाइम पर इरुका जैसे लोग नहीं आते। जब ओबीटो ने अपना प्लान शुरू करा इन्फिनाइट सुकोयामी का, तो उसका मकसद था एक ऐसी दुनिया बनाना जो दर्द और तकलीफ से बिल्कुल अलग हो, एक ब्लिसफुल इल्यूजन। लेकिन एक ब्लिसफुल इल्यूजन इज स्टिल एन इल्यूजन, नॉट रियलिटी। नारुतो को समझना था कि एक बंदा जो हुकागे बनने का सपना देखता था, वो पूरी दुनिया के साथ ऐसा क्यों करना चाहता था। आफ्टर ऑल हुकागे बनने का मीनिंग था लोगों के लिए रियलिटी में चीजें सही रखना, तो फिर ये इल्यूजन क्यों। नारुतो ने ओबीटो को उसके ड्रीम्स की याद दिलाई, उसकी इनोसेंस की याद दिलाई जो एक बार उसके अंदर थी। और इस मोमेंट में ओबीटो, जो अपनी नफरत और डिस्पेयर में जी रहा था, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने की तरफ बढ़ने लग गया। नारुतो के सामने दोबारा प्रूव हो गया कि सबके लिए रिडेम्पशन पॉसिबल है। लेकिन ओबीटो की स्टोरी नारुतो के लिए एक वार्निंग भी थी। अगर नारुतो कभी अपने सपनों को छोड़ता, अपने बॉन्ड्स को इग्नोर करता, तो वो भी ओबीटो की तरह बन सकता था। इसलिए वो सास्के के साथ फाइनल फाइट में और ज़्यादा डेडिकेशन और ज़्यादा जोर से लड़ने को रेडी था, क्योंकि नारुतो डिडंट वांट टू गिव अप ऑन हिज बॉन्ड्स। ओबीटो फिर डाइज अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए, नारुतो को समझकर और अपने सपनों को नारुतो के पास छोड़कर। नारुतो और ओबीटो की स्टोरी भी ये दिखाती है कि अगर सही टाइम पर नारुतो की लाइफ में इरुका और जिराया जैसे लोग नहीं होते, तो वो ऐसा इंसान बन सकता था। ओबीटो के पास भी मिनाटो जैसे लोग थे जो उसकी केयर करते थे, लेकिन सही टाइम पर ओबीटो को उनका साथ नहीं मिला, जो किसी की भी गलती नहीं थी, सर्कमस्टेंसेस की थी। तो ये बात दिखाता है कि कुछ लोगों का सही टाइम पर तुम्हारे साथ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेट निंजा वॉर के इंसिडेंट के बाद सास्के और नारुतो का राउंड 2 होता है। सास्के को अभी तक लगता था कि नारुतो कभी नहीं समझ सकता सास्के का पेन, और जो सास्के की मोटिवेशंस और गोल्स हैं वो क्यों सही हैं। सास्के डिक्लेयर करता है कि वो हुकागे बनना चाहता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन हुकागे की नारुतो से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। नारुतो के लिए हुकागे का मतलब था सबको यूनाइट करना, एक दुनिया बनाना जहाँ लोग एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन सास्के का हुकागे बनने का मतलब था एक ऑथोरिटेरियन रूल, एक दुनिया जहां फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल, सब लोग सिर्फ ओबे करेंगे। 俺の言う火影とは誤差と全ての闇を己の炎一つで焼き尽くし एंड ही विल मेक अ पीसफुल वर्ल्ड थ्रू दैट। उसने अपने दर्द, हेटरेड और लॉस के थ्रू ये कंक्लूजन निकाला था कि पीस सिर्फ कंट्रोल के जरिए पॉसिबल है। नारुतो और सास्के की फाइट वैली ऑफ द एंड पर होती है, वही जगह जहाँ पहले हाशिरामा और मडारा की लड़ाई हुई थी। ये सिंबल था हिस्ट्री रिपीट हो रही है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली। नारुतो सास्के को हराने के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसे बचाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन सास्के ये फाइट लड़ रहा था नारुतो को प्रूव करने के लिए कि दुनिया को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो सास्के ने सोचा था। नारुतो ने सास्के से फाइट करते हुए उसके पेन को समझा। सास्के ऑलरेडी हारा हुआ था अपनी सफरिंग से, और यह बात नारुतो को दिखती है।
फाइट के एंड तक दोनों ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गए थे, ये दोनों अपने एक एक हाथ को खो देते हैं। मे बी इट इज़ अ सिम्बॉलिक मूवमेंट। और फाइनली सास्की कैरेक्टर की सबसे बड़ी मूवमेंट आती है, एक्सेप्टेंस। 俺の負けだ。 He accepts कि नारुतो कैन अंडरस्टैंड हिज पेन। He accept कि नारुतो के तरीके दुनिया को चेंज करने के लिए बेटर है। और सबसे बड़ी चीज़ जो नारुतो एक्सेप्ट करवाता है सास्के से, वो था कि नारुतो का तरीका अपनी सफरिंग से डील करने का बेटर था। नारुतो ने अपनी सफरिंग के बाद लोगों को अपनी लाइफ में जगा दी, जबकि सास्के ने सबको पुश कर दिया। और इस डिसीजन की वजह से ही नारुतो ऐसा इंसान बना जो सास्के जैसे बंदों पर गिव अप नहीं कर रहा, और जो सास्के जैसे बंदों को भी होप दे सकता है। और मे भी उसके दिमाग में ये भी चीज़ आई होगी शायद कि अगर वो नारुतो जैसे डिसीजन लेता तो शायद वो इटाची को उसकी डेथ से पहले समझ पाता। नारुतो का सबसे बड़ा ट्रेट था उसकी एम्पैथी, वो समझना चाहता था अपने एनिमीज को। अगर सास्के भी ऐसा बन जाता, क्या वो इटाची को सही टाइम पर समझ सकता था? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? और ये सारी चीज़ें थी जो नारुतो के कैरेक्टर को नारुतो बनाती हैं, द नारुतो, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो आई होप मैं ये सब अच्छे से बता पाया हूँ। लेकिन एज गुड एज द स्टोरी इज अपने कैरेक्टर्स के कैरेक्टर ट्रेट्स को डेवलप करने में, ये स्टोरी जो एक मेन मैसेज देना चाहती है उसमें बुरी तरह फेल हो जाती है। नारुतो की स्टोरी का मेन मैसेज जो मुझे लगता है वो है कि यू डोंट हैव टू बी बॉर्न स्पेशल टू बी स्पेशल। भले ही तुम्हें हेट करा गया है, इग्नोर करा गया है, तुम हमेशा वो डिसीजंस ले सकते हो जो तुम्हें एक अच्छा इंसान, एक ग्रेट इंसान बना सकते हैं। तुम कितने स्पेशल हो ये तुम्हारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है, ना कि तुम्हारे लक पर कि तुम कैसे पैदा हुए हो। नारुतो हमें एक अंडरडॉग की तरह दिखाया था, एक ऐसा बंदा जो ना जीनियस था, ना नेचुरली टैलेंटेड, जिसने सिर्फ अपने हार्ड वर्क और कभी ना गिव अप करने वाले एटीट्यूड के बेसिस पर आगे बढ़ने की सोची थी। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, ये थीम गायब हो गई। हमें पता लगता है कि वो कभी अंडरडॉग था ही नहीं, वो फोर्थ होकागे का बेटा था, विच इज़ फाइन। हम सबको पता था कि उसके पेरेंट्स को इंपॉर्टेंट ही होगा। उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग टेल भी इसकी ताकत थी, विच इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि शुरू से ही स्टैब्लिश हो रखा था। फिर हमें पता लगता है कि वो उज़ोमाकी क्लैन का पार्ट है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है। और इतना ही नहीं, वो इस दुनिया के भगवान की रीइंकार्नेशन था, भगवान के बेटे की। यू गेट माई पॉइंट। नारुतो की भी स्टोरी इवेंचुअली वही बन गई कि ये पैदा स्पेशल हुआ है, इसलिए स्पेशल चीज़ें कर पा रहा है। इसलिए मैंने ग्रेट निंजा वॉर की बात नहीं करी, क्योंकि इसमें ओबिटो के अलावा ज़्यादातर यही था कि हमें पता लगता है कि नारुतो कितना ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, नेपो बेबी, और उसके प्रिविलेज की वजह से ही उसको ताकतें मिलती रहती हैं। रॉक ली और माइट गाय की स्टोरी वो दिखाती है जो नारुतो की स्टोरी दिखाना चाहती थी। एक बंदा जो स्पेशल पैदा नहीं हुआ, उसके पास दुनिया भर के डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अपनी मेहनत से वो स्पेशल बनते हैं। नारुतो के पास हमेशा से हर एक चीज़ थी जो उसको स्पेशल बनाती है, वो उनके साथ पैदा हुआ था, जिस वजह से ये स्टोरी और ये कैरेक्टर जो शुरू में कहते रहते हैं कि ये अपनी मेहनत से ग्रेट बनेगा, हिपोक्रेटिकल हो जाती है। और तुम ये भी कह सकते हो कि इस वजह से दिस स्टोरी लूजेस इट्स निंजा वे। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक, ज़्यादा ही पसंद आ गई तो सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।